नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज़ स्टोरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है बेटी की शादी का तोहफा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आँखों में ढेर सारे सपने लेकर दुल्हन बनी सुलेखा ने अपने ससुराल में कदम रखा था। प्रकाश जैसे सुंदर सजीले वर को पाकर सुलेखा फूली ना समा रही थी। वैसे सुलेखा भी दिखने में कम ना थी। उसकी सुंदरता पर रीझ कर ही तो सावित्री जी ने गरीब और कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सुलेखा को अपनी बहू के रूप में चुना था। सुलेखा चाहे कम पढ़ी लिखी थी पर सुंदर, सुशील व संस्कारी लड़की थी। सुलेखा ने आते ही पूरे घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। शादी के शुरुआती दिन सुलेखा के लिए उसकी ज़िंदगी के सबसे सुनहरी दिन थे। वह खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझती। धीरे धीरे सुलेखा के सामने सावित्री जी और प्रकाश का असली चेहरा आने लगा। लोगों की नज़र में प्रकाश एक बहुत ही संस्कारी और शरीफ आदमी था, परंतु असलियत में वह एक दंभी व मतलबी पुरुष था। सुलेखा उसके लिए मात्र एक उपभोग की वस्तु थी। उसे ऐसा लगता था कि घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य होने के नाते सुलेखा को सिर्फ वही करना है जो प्रकाश की मर्जी हो। सुलेखा उसके लिए मात्र उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन थी। सुलेखा को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा तत्पर रहना पड़ता था, चाहे पेट की भूख हो या शरीर की भूख हो या कोई और ज़रूरत। हर काम के लिए उसे सुलेखा चाहिए होती। प्रकाश के घर के हर कार्य की जिम्मेवारी व जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सुलेखा की ही होती। सुलेखा को उसके कर्तव्य तो हमेशा याद दिलाए जाते, पर उसके हकों की कोई बात न करता। सावित्री जी भी कम न थी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि सुलेखा की परेशानियों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। रसोई की अलमारियों को हमेशा ताला लगा के रखती। खाना बनाने के लिए सुलेखा को खुद राशन निकाल के देती। सुलेखा को खाना बनाने का सामान देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती कि सब्ज़ी ज़्यादा ना बने। उनकी इस कंजूसी की वजह से बहुत बार ऐसा होता कि सुलेखा के लिए सब्ज़ी या दाल बचती ही ना जाने कितनी बार कई कई व्यंजन बनाने के बाद भी सुलेखा को अचार, रायते या बासी दाल सब्जी के साथ ही रोटी खाने को मिलती। अब तक सुलेखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। सावित्री जी यह भी ध्यान रखती कि सुलेखा के कपड़ों पर भी पैसा ना खर्च करना पड़े। तीज त्योहारों पर मायके से मिले कपड़ों से ही काम चलाने के लिए सुलेखा को कहा जाता। कभी सुलेखा अपनी किसी इच्छा को व्यक्त करती या किसी गलत बात का विरोध करती तो प्रकाश व सावित्री जी का यही जवाब होता, अगर इतनी ही दिक्कत है तो चली जा अपने बाप के घर। 5 सालों की शादी में ना जाने कितनी बार यह शब्द सुलेखा ने सुने थे, निकल जा मेरे घर से और जा अपने बाप के घर, या अपने बाप के घर जाकर कर ले अपने शौक पूरे, या कह दे अपने बाप को कि ले जाए तुझे यहाँ से आकर। इस तरह के ताने अपने वैवाहिक जीवन में सुलेखा ना जाने कितनी बार सुन चुकी थी। वह अपने मायके के हालात जानती थी। मायके में उसके पिताजी, एक अपाहिज भाई, भाभी और उनके 3 बच्चे थे। बचपन में उसने एक दुर्घटना में अपनी माँ को खो दिया था और उसके बड़े भाई ने अपना एक पाँव। उसका भाई एक बैंक में चपरासी की नौकरी करता था। पिता मधुमेह सहित अनेक बीमारियों के शिकार थे। भाई के वेतन का एक हिस्सा तो पिता की दवाइयों पर खर्च हो जाता, ऊपर से उसके 3 बच्चों का खर्च। हालांकि सुलेखा का भाई सुलेखा से बहुत स्नेह करता था। हर तीज त्योहार पर उससे जितना बन पड़ता सुलेखा को कपड़े और शगुन देता, जिसका सुलेखा के ससुराल वाले खूब मजाक उड़ाते, पर वह अपने फर्ज से कभी पीछे ना हटता। सुलेखा उसे कभी अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में ना बताती। वैसे भी वह अपने मायके जाकर अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए
अपनी सास व पति के ताने सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाती। सुलेखा व उसकी 3 वर्षीय पुत्री खुशी इस घर में अवांछित प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र प्राप्ति के बाद भी प्रकाश और सावित्री जी के व्यवहार में कोई अंतर न आया। हाँ, जो दादी अपनी पोती से नफरत करती थी, अपने पोते को अपने से दूर न होने देती। सुलेखा को उसका पुत्र सिर्फ दूध पिलाने के लिए ही दिया जाता, बाकी समय में वह दादी के पास ही रहता। सुलेखा प्रकाश व सावित्री देवी का अपने ही अंश के प्रति इस तरह का दोहरा व्यवहार देखकर दुखी व हैरान होती। पढ़ाई के लिए भी खुशी को जहाँ सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया गया, वहीं उसके पुत्र को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। खुशी अब 16 साल की हो चुकी थी। उसने 10वीं कक्षा भी अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। आगे पढ़ने की खुशी की तीव्र इच्छा होते हुए भी उसका स्कूल छुड़वा दिया गया। सुलेखा के विरोध करने पर उसे फिर वही पुराने ताने सुनने को मिले। सावित्री जी का कहना था, अभी इसकी शादी के लिए भी झोला भरकर रुपया लगेगा। वैसे भी हम इसे क्यों पढ़ाएं, जब इसे ब्याह कर दूसरे घर ही जाना है। मन मारकर खुशी पढ़ाई छोड़कर घर में ही अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। पर इस बार सुलेखा के मन में प्रतिशोध का बीज फूट चुका था। एक माँ होने के नाते वह अपनी बेटी का भविष्य अपनी तरह खराब होता नहीं देख सकती थी। उसे बस यह समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी की मदद कैसे करे। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उसे बताया कि उनके मोहल्ले में एक सिलाई संस्था खुल रही है, जो कि मुफ्त में लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही है। सुलेखा ने खुशी को उस केंद्र में दाखिल करवा दिया। पहले तो प्रकाश व सावित्री जी ने उसका विरोध किया, पर जब उन्हें पता चला कि कोई फीस नहीं है तो वह मान गए। 6 महीने में ही खुशी इतनी सिलाई सीख चुकी थी कि सिलाई का थोड़ा बहुत काम घर पर भी लाने लगी थी। 1 साल बीतते बीतते खुशी सिलाई में पूरी तरह पारंगत हो गई थी। मोहल्ले की औरतें उसके सिले कपड़ों को खूब पसंद करतीं। इसी वजह से उसे सिलाई का खूब काम मिलना शुरू हो गया था। सुलेखा भी थोड़ी बहुत सिलाई खुशी से सीखकर उसकी मदद करने लगी थी। सावित्री जी को यह सब फूटी आँख ना सुहाता। उन्हें तो बस इस बात की जल्दी थी कि वे खुशी का ब्याह करके गंगा नहा लें। खुशी के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे, पर सुलेखा ने प्रकाश के मन में यह बात डाल दी कि क्यों ना हम खुशी की शादी थोड़ी देर से करें, तब तक खुशी की कमाई से हम उसके दहेज का इंतज़ाम भी कर लेंगे। मतलब ही प्रकाश को यह बात जच गई, इसीलिए वह अपनी माँ की बातों पर ध्यान न देता। सिलाई से जितना भी पैसा मिलता सुलेखा सारा अपने पास रखती। जितनी कमाई होती प्रकाश को वह उसका आधा ही बताती। खुशी हैरान होती तो सुलेखा उसे इशारे से चुप करवा देती। वह सारे पैसे अपने भाई को दे देती। सुलेखा के भाई ने भी अपने बैंक में कार्यरत होने की वजह से उन रुपयों को ऐसी सरकारी योजनाओं में निवेश किया जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे। सुलेखा ने खुशी की पढ़ाई प्राइवेट परीक्षाएं दिलवाकर पूरी करवा दी थी। खुशी के गुणों को देखते हुए उसके लिए अच्छे खुशहाल परिवार से एक रिश्ता आया। इतने अच्छे परिवार में शादी में लेन देन व खर्चा भी अच्छा ही करना पड़ेगा, यह सोचकर प्रकाश व सावित्री जी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। दरअसल वे खुशी की शादी में अधिक रुपए लगाकर राजी नहीं थे, परंतु सुलेखा के आश्वासन पर कि विवाह का आधा खर्चा तो खुशी की कमाई से ही निकल आएगा, उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। हर जगह एडवांस रुपए दिए जा चुके थे, कार्ड तक बांटे जा चुके थे, परंतु सुलेखा ने अभी तक पैसे प्रकाश के हाथ में नहीं रखे थे। प्रकाश कितनी ही बार सुलेखा से पैसे मांग चुका था, परंतु सुलेखा हर बार एफडी मैच्योर होने तक इंतज़ार करने की बात कहकर उसे टाल देती। आज प्रकाश का सब्र का बांध टूट चुका था। वह सुलेखा पर
पैसों के लिए चिल्लाने लगा। सुलेखा ने भी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाते हुए पहली बार अपने पति को पलटकर जवाब दिया, नहीं है पैसे मेरे पास। जितने भी रुपए मेरे पास थे वह सब मेरी बेटी की शादी का उपहार खरीदने में खर्च हो गए। क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर सको? प्रकाश सुलेखा के जवाब से पहले तो सकते में आ गया। सुलेखा ने प्रकाश को इस तरह से कभी जवाब नहीं दिया था, परंतु जल्दी ही संभलते हुए चिल्लाया, ऐसा कैसा उपहार लिया है महारानी जी ने? इतने सालों की कमाई उड़ा दी तुमने। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप मुझे खुशी की शादी के लिए पैसे दे दो, नहीं तो चली जाओ अपने बाप के घर। यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। यह सब सुनकर सुलेखा ने अलमारी खोली और एक घर के कागजात प्रकाश को दिखाते हुए बोली, यह है वह उपहार जो मैंने अपनी और अपनी बेटी की कमाई से अपनी बेटी के लिए व अपने खुद के लिए खरीदा है। मैंने यह घर अपने व अपनी बेटी के नाम पर लिया है, ताकि अब जब भी तुम मुझे कहो कि निकल जा घर से या जा अपने बाप के घर, तो मैं अपने इस घर में जाकर रह सकूं। और अगर मेरी बेटी का पति भी तुम्हारे जैसा निकला तो वह भी अपनी माँ के घर आ सके। शादी की तैयारियां तो अब तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। यह तुम देख लो कि शादी के लिए मना करके समाज में अपनी थू-थू करवानी है या शादी अच्छे से निपटानी है। और हाँ, खुशी की शादी के लिए मुझे फिरोजी रंग की बनारसी साड़ी चाहिए, वह भी तुम्हारी कमाई से। आखिर बेटे की माँ हूँ और तुम्हारी पत्नी, इतना हक तो बनता है मेरा। इतना बोलकर सुलेखा कमरे से चली गई और प्रकाश उसे हैरान परेशान सा देखता रह गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।